रोहित अथर्व नो है ना, नहीं हो रहा है। ओके सो वन मैंने सॉल्व किया था, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। ये मैंने वन को सॉल्व किया था, इसमें दो सब्सटेंस दिए गए हैं, AgA दिया गया है और ये दिया गया है। तो इसमें साइमल्टेनियस सॉल्बिलिटी का जो है ना वो केस लगेगा। इसमें आपको पहले S1 + S2 लेके आना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से है, AgA जो है ना डिकम्पोज करेगा Ag+ में और A- आयन में, और Ag-B जो डिकम्पोज करेगा वो डिकम्पोज करेगा Ag+ और B- आयन में। इसकी सॉल्बिलिटी S1 मानना तो ये S1 बनेगा, इसकी सॉल्बिलिटी S2 मानना तो ये S2 बनेगा। साइमल्टेनियस क्योंकि ये दोनों आयन सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, इसको S2 कर देना, यहाँ पे ये कर देना S1 कर देना। ये जो आर्टिकल है जो पढ़ाया जाता है आयनिक इक्विलिब्रियम में, उसमें पढ़ाया जाता है साइमल्टेनियस सॉल्बिलिटी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो साइमल्टेनियस सॉल्बिलिटी में क्या होगा, S1 टाइम्स ऑफ S1 + S2, ये KSP लिखोगे, KSP का डेटा दिया हुआ है वहां पे, S2 टाइम्स ऑफ S1 + S2 का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डेटा आपको दिया गया था यहाँ पे, तो ये डेटा आपने पुट करके क्या कर लेना, ये डेटा पुट करके आपको S1/S2 का वैल्यू मिल जाता है, रेशियो लोगे ना तो, और इन दोनों को ऐड कर देना फर्स्ट प्लस सेकेंड को, तो S1 + S2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से S1 + S2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास S1/S2 इक्वेशन नंबर 1 है, S1 + S2 इक्वेशन नंबर 2 है। दो इक्वेशन, दो अननोन से आप S1 और S2 को सॉल्व कर सकते हैं। ये डेटा S1 और S2 का निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जब S1 S2 का डेटा आ जाएगा तो आपको Ag+ आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, A- आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा और B- आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो Ag+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना था S1 + S2, वो इसके बराबर आ जाएगा। A1 आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना था S1 के बराबर, वो इसके बराबर आ जाएगा। और B- आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना था S2 के बराबर, वो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो कंडक्टिविटी दे रखी है ना, लैम्डा दे रखे हैं आपको, ये लैम्डा दे रखे हैं ना, ये दे रखे हैं, देख लेना उसमें फॉर्मूले में। तो उसमें क्या करना है आपको, लैम्डा बराबर क्या होता है 1000 K/1000 K/m, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में डेटा दे रखा है तो 1000 वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर मीटर वाला डेटा दे होता तो K/m वाला फॉर्मूला लगता, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे आप लैम्डा पुट कर दो और K की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी Ag+ आयन के लिए। वैसे आप A के लिए पुट करना तो इसके लिए आ जाएगी, है ना। फिर टोटल कंडक्टिविटी आपको दी हुई है ये वाली, तो यहाँ पे वो क्या होगा, वो इन सभी आयनों का समेशन होगा। तो दो आपको पता थे, ये पता था और ये पता था, तो यहाँ से B का निकल के आ जाता है। B का जब निकल के आ जाए तो लैम्डा निकालना था B के लिए, 1000 K/m फिर से लगाना, 270 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है, इस तरीके से क्या करते हैं जो है ना, ये हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा मैंने पूरा परफेक्ट सॉल्व कर रखा है, इसमें कोई समस्या नहीं है, पूरा डेटा मैंने सॉल्व करके देखा हुआ है, पूरा आ जाता है, इसमें कोई क्लियर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, हाँ। 2 में तो कोई समस्या ही नहीं है, 2 का ये फालतू था, पता नहीं ये इतना बड़ा सोल्यूशन दे रखा है, कोई फायदा नहीं है इसमें। इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ था, यहाँ पे जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है और A-x का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है A-x का वैल्यू इक्विलिब्रियम पे, सॉरी 10 मिनट पे ये दिया हुआ है, ये वाला। तो यहाँ पे देखो A-x को 0 पॉइंट, ये जो है ना, ये जो लिखा है ना A10 जो लिखा हुआ है, ये वाला A10 कितना लिखा है 1, ये लिखा हुआ है। तो ये 10 मिनट पे दिया हुआ है, तो 10 मिनट पे तुम्हारा कितना बन रहा है, ये तुम्हारा बन रहा है A-x, तो A-x 0.142 के बराबर कर दो। A का वैल्यू आपको पता है कितना, 0.15 के बराबर, तो 0.142 कर दो इसको इस तरीके से। नहीं, इसमें तो क्या निकालना था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल, ये भी नहीं करने की जरूरत है, छोड़ो एक मिनट रुको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलेगा, ये तीनों स्टेप करना आते हैं ना आपको, ये तो तीनों आते हैं ना सबको, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना था, कुछ नहीं करना। के इक्विलिब्रियम जो होगा वो क्या होगा, बी इक्विलिब्रियम, ये सब नहीं होगा, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपॉन ए इक्विलिब्रियम कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा एक्स इक्विलिब्रियम डिवाइड बाई ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ कहीं सॉल्व कर रहा था, हाँ ये लिखा है, ए माइनस एक्स की वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू है, ये दे रखी है डेटा, ये दिया हुआ, देखो ये दिया हुआ है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम दे रखा है, ए का दे रखा है इक्विलिब्रियम, है ना, ठीक है। अभी क्या होगा, ए यहाँ पे देखो क्या लिखा है,
ए माइनस एक्स जो था उसको ये उसके बराबर किया, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी 0.15, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक्स ई की वैल्यू आ गई कितनी, कितनी आ गई 0.064 एक्स ई की वैल्यू आ गई, और ए माइनस एक्स ई कितना था, है ना, तो एक्स ई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 0.064 निकल के आ गई, और ए माइनस एक्स ई कितना था 0.086 था, ये 0.744 आ जाएगा आंसर, कर लो। ये पता नहीं क्या लिखा है, मुझे भी समझ में नहीं आया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हाँ के एफ और के बी अगर निकालना हो, के एफ और के बी वगैरह निकालने हो तो फिर जाके ये काइनेटिक्स वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत थी, अदरवाइज काइनेटिक्स वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी, है ना, इक्विलिब्रियम का डेटा देके ये अपने आप ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो 2 हो गया। थर्ड नंबर पे आ जाओ। थर्ड नंबर किया आप लोगों ने, थर्ड नंबर डन। थर्ड नंबर का आंसर ठीक है सबका, सबको आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सब्सटेंस आपको कैसा, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, बेरिलियम 2+ है, तो बेरिलियम 2+ है और 4 है, तो ये अपने आप ही क्या बनाएगा, ये तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इससे मैच करा देना, और ऑप्टिकली एक्टिव हो ही जाएगा, दिख ही रहा होगा। यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है ना वो बनेगी नहीं किसी भी तरीके से। ये आपका पेपर के प्लेन में है, ये वाला पेपर के प्लेन में ड्रॉ कर लो, और ये पेपर के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ऐसा होगा इस तरीके से, ये ऐसे करके ना ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है, यूं ड्रॉ कर लो, तो उसके बाद आप करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा, ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा। और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि यहाँ पे H एटम होने की वजह से, भले ये DsP2 हाइब्रिडाइज होगा, DsP2 हाइब्रिडाइज होगा, लेकिन इसके बावजूद क्या होगा, ठीक है, जो है ना इसके बाद जो होगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, बैकग्राउंड में क्या होगा, बैकग्राउंड से क्या प्रॉब्लम है, बैकग्राउंड के पीछे फिर बोर्ड है, और क्या है, इससे भी प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नाउ इसके केस में क्या होगा, ओके अब सही है, ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे जो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा Pt2+ है, तो इसका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तो हो जाएगा सेकेंड नंबर, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होने की वजह से आपको POS एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन जो POS है वो ये वाले, इनकी वजह से POS नहीं आ रहा है, इनकी वजह से नहीं आ रहा है POS, और ये भी POS को डिस्टर्ब करेंगे, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा। नहीं, ऑप्टिकली स्क्वायर प्लेनर जो है ना में थोड़ा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। नहीं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो सिंपल वाले होते हैं ना, सिंपल से, जैसे मान लो ऐसा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता कि यहाँ पे Pt2+ होता, और यहाँ पे अमोनिया होता, यहाँ पे अमोनिया होता, और यहाँ पे Cl होता, ऐसा कॉम्प्लेक्स जो है ना वो क्या हो सकता है, वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। इस तरीके के जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें आपको क्या देखना पड़ेगा, उनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला POS और COS का फंडा देखना पड़ेगा। आपको POS और COS एब्सेंट चाहिए, देन ओनली यू कैन क्लेम दैट इट इज अ ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव जो होगा वो सब्सटेंस होगा। अगर आप इसे सैंडविच कट करोगे, समझो मेरी बात, सैंडविच कट करोगे तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन सैंडविच कट करोगे ना इसको एक ही प्लेन में, जब सैंडविच कट करोगे यूं करोगे, ठीक है, तो सैंडविच कट करोगे तो ऊपर तो फिनाइल है, नीचे H एटम है ना, ऊपर फिनाइल है और नीचे क्यू में POS से जो है ना, क्यू में POS नहीं है, क्यू में POS नहीं है, कैसे POS आ रहा है क्यू में, वत्सल, क्यू में POS नहीं आएगा। जब आप सैंडविच कट करोगे, ये देख रहे हो आप ना, ये फिनाइल जो है ना वो क्या होगा, ये वर्टिकल है, प्लेन के ऊपर में है, ये वेज पर है, और H एटम में क्या, H एटम डाउनवर्ड है, पेपर के प्लेन के नीचे है, ये वेज पर है, तो क्या होगा, ये पेपर के प्लेन के ऊपर में है और ये नीचे की तरफ है, तो फिनाइल ऊपर की तरफ है और H एटम नीचे की तरफ है। जब सैंडविच कट करोगे तो बीच में कार्बन है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिनाइल है, यहाँ पे कार्बन H एटम है, तो जैसे यूं कट करोगे ना, ऐसे कट करोगे तो फिनाइल और ये दोनों कट प्रॉपर नहीं होंगे, है ना, इक्वल पार्ट में नहीं होगा, ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, इस तरीके से प्रॉब्लम है ना, इससे नहीं होगा। ओके, अब उसके बाद है इसमें
आर आर हो जाएगा। इसी तरीके से आप आर को कंप्लीट कर लीजिए। आर में जो है ना कौन सा आंसर दे रखा है, 1 और 4। 1 तो सही दे रखा है। Zn2 प्लस आयन क्या होगा, Zn2 प्लस आयन जो होगा, Zn2 प्लस आयन जो होगा वो क्या होगा, वो 3d10 होगा। तो DsP2 के चांस तो बनते ही नहीं है ना। क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही संभव है, तो टेट्राडल तो होगा। टेट्राडल ज्योमेट्री होने पर क्या होगा, टेट्राडल ज्योमेट्री होने पर ऑप्टिकली एक्टिव होने के चांस हो जाएंगे। टेट्राडल ज्योमेट्री होने पर ऑप्टिकली एक्टिव होने के चांस हो जाते हैं इसके केस में। और यहाँ पर इसमें पीयूएस दिख रहा है क्या, दूसरी तरफ मिथाइल है, वो रीजन सही नहीं है क्या, दूसरी तरफ मिथाइल, ये वाला जो ना, ये वाला, हाँ तो ये भी तो वैसे ही होगा ना। दो इक्वल पार्ट में आप जो है ना, यहाँ तो ठीक है। यहाँ तो क्या होगा, जब आप इस तरफ जब कट करोगे ना, ये वाला जो पोर्शन जब आप सैंडविच कट करोगे यूं करके, तो ऊपर भी मिथाइल है नीचे भी मिथाइल है, तो ये इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। और दूसरा वाला जो 1 नंबर कार्बन है, उसमें 1 नंबर कार्बन पर यहाँ भी H एटम है, यहाँ भी H एटम है, तो वो इक्वल पार्ट में कट जाएगा। तो उसका तो समस्या नहीं है। लेकिन बाद वाले में जो ये वाला जो है ना, अगर मैं इसको 1 2 डालता हूँ, 3 और 4 डालता हूँ, तो 3 और 4 वाला जो कार्बन है वो क्या करेगा, जो है ना 3 और 4, 1 2 3 4 कार्बन, और ये सभी नाइट्रोजन एटम, ये सभी के सभी एक ही प्लेन में है ना, ये सभी के सभी एक ही प्लेन में है। इस तरीके से रहेगा। आर में ऑल द वैलेंसीज आर डिफरेंट, और आर में, हाँ बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं आर में। एक मिनट रुकना, सब परपेंडिकुलर प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन में अगर क्यू में ऐसे कट करोगे ऐसे करके, यूं तो नहीं हो सकता, ऐसे दो तरीके से हो सकता है। एक परपेंडिकुलर प्लेन ये वाला हो सकता है, तो ये वाले प्लेन में इधर पे, इधर वाला जो है, इधर वाला सेम नहीं आ रहा है ग्रुप, ये देखो ये वाला ग्रुप सेम नहीं आ रहा है। इधर तो सेम आ जाएगा, यहाँ तो सेम आ जाएगा परपेंडिकुलर प्लेन में, ठीक है। आर में स्लाइस कट है, आर में स्लाइस कट होगा तो आर का भी स्लाइस कट, आर का, अगर आर का जिसका डाउट है, आर में जो स्लाइस कट हो रहा है ना, अगर आर वाला, समझो मेरी बात, अगर आर का स्लाइस कट हो रहा है, स्लाइस कट होने पर ये दोनों एक ही प्लेन में आ रहे हैं, ये ऐसे कट जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद ये यूं होगा और यूं जाएगा ऐसे करके ना, इस तरीके से, हाँ ठीक है। ये इसमें इसमें पीयूएस प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, स्लाइस कट में आ जाएगा, है ना। स्लाइस कट से जो है ना ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाले दोनों ग्रुप सेम है, और ये वाले ग्रुप जो है ना, ये वाले जो है ना, ये भी आपका एक ही प्लेन में आएगा। हाँ ठीक है, बन जाएगा, ओके, ये हो जाएगा। इसमें पीयूएस प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आर में परपेंडिकुलर प्लेन में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, परपेंडिकुलर प्लेन से नहीं आएगा, वही प्रॉब्लम आएगा। परपेंडिकुलर प्लेन में जब आप ऐसे कट यूं कट करोगे, तो ये वाला जो है ना, ये वाला समस्या करेगा, ये वाला। आर का स्लाइस कट एक्सप्लेन करूं, है ना, आर का स्लाइस कट एक्सप्लेन करने के लिए, आर का स्लाइस कट कैसे एक्सप्लेन किया जाए, ओके। बेसिकली ये आप ऐसे समझ लो, इतना पार्ट जो आर का है, ये वाला पार्ट जो आर का है, ये वाला तो पेपर के प्लेन में ही है। इतना वाला पार्ट जो है ना, ये पेपर के प्लेन में है। एक मिनट रुको और थोड़ा ठीक से समझाते हैं आर के लिए। देखो, ये जो एटम्स है ना, ये वाले एटम, ये सारे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये तो पेपर के प्लेन में है, ठीक है। अब ये वाला एच एटम ऊपर की तरफ है ना, अप है, और ये वाला एच एटम डाउन में है, ठीक है। उसमें से ये वाला जो है वो डाउन में है CH3, और ये वाला अप की तरफ है, ठीक। तो जब आप यूं कट करोगे, ऐसे कट करोगे, यूं कट करोगे, तो H एटम ऊपर है, H एटम नीचे है, CH3 ऊपर है, CH3 नीचे है, तो इक्वल पार्ट में कट गया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वेज पर दिख रहा है आपको, ये वेज दिखाई दे रहा है, ये वाला वेज, और ये डैश है। तो जो पेपर का प्लेन अगर ऐसे है तो ये वाला यूं जाएगा ऐसे करके, ऐसे ये रहेगा, ऐसे रहेगा, या यूं करके आप ये वाला यूं मान लो, ऐसे जैसे मानना हो, ठीक है, ऐसे करके। अब जब आप इसको प्लेन को यूं आप यूं सैंडविच कट करोगे ऐसे करके, तो ये वाला पार्ट भी आधा आधा कट होगा, ये नाइट्रोजन को आधा काटता हुआ जाएगा और ये वाले नाइट्रोजन को भी आधा काटता हुआ जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइज है, टेट्राडल ज्योमेट्री है। जो टेट्राडल कार्बन होता है उसके दो बॉन्ड कैसे होते हैं, पेपर के प्लेन में होगा और एक बॉन्ड ऊपर नीचे हो जाता है, तो वैसे ही कुछ है। इसलिए क्या होगा कि ये जो है ना सैंडविच कट हो जाएगा, ठीक है। पी में स्लाइस कट किया, ओ बिलो प्लेन और ओ पी में, हाँ पी में अगर आप सैंडविच कट करते हैं तो ये समस्या है। जिसका डाउट, किसका डाउट था? कुशाग्र का डाउट था। कुशाग्र, ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, देखो आप ध्यान से, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है सैंडविच कट में, ठीक है। इसलिए वो जो है ना सैंडविच कट करोगे तो नहीं आएगा, है ना, उस तरीके से तो नहीं बैठता है, समझ में आया? क्योंकि यहां से तो आधा आधा कट जाएगा, यहां तक तो कट जाएगा, लेकिन ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या करेंगे, ये तुमको दो अनइक्वल पार्ट में बांट देंगे, इसलिए ये वैसा नहीं हो पाएगा। कुछ सागर समझ में आया, है ना? कुछ सागर क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये वाले दो ग्रुप जो है ना, ये अलग अलग होने की वजह से सैंडविच जो है ना सैंडविच कट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे पीयूएस मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं आपको दे ही दूंगा, पूरा लिखा हुआ है, मैंने खुद लिखा है तो मैं दे दूंगा, ठीक है मेगा, है ना, मैं दे दूंगा, ठीक है, आपको अभी दे दूंगा सॉल्यूशन, या लास्ट में बता देंगे, ओके। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें किसमें, एस वाले में बात करते हैं, ठीक है। तो एस वाले में अगर हम बात करें तो यहाँ तो कोई समस्या है ही नहीं यार, सारे ग्रुप अलग अलग ही हैं और टेट्राडल ज्योमेट्री बनी हुई है, तो ये टेट्राडल ज्योमेट्री बनी हुई है तो sp3 हाइब्रिडाइज कर देना और ऑप्टिकली एक्टिव कर देना, कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। तो इसने एस को किससे मिलाया, ठीक है 103 से मिला दिया, कोई समस्या नहीं है ना। आर में पीयूएस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए। आर को, हाँ आर को इसी से मैच कराया गया ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव से ही मैच कराया गया, आर को ऑप्टिकली इनएक्टिव से ही मैच कराया गया, ठीक है शशिकांत, आर को ऑप्टिकली इनएक्टिव से ही मैच कराया गया, चिंता नहीं करो, ओके। चले आगे, ठीक है, चलो इसमें देख, इसको देख लो अब। हाँ ये क्या था, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 में ये हुआ कि नहीं हुआ 4 अथर्व? तो ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर लिक्विड जो है ना कौन सा दे रखा है, 6.8 का दे रखा है, और यहाँ पे कितना दे रखा है, मरकरी का दे रखा है, ओके। तो यहाँ पे आप देख लेना कि ये जो 152 वाला जो सेंटीमीटर है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, H1D1G बराबर H2D2G करके निकाल देना। तो यहाँ पे देख लेना कि मरकरी के करस्पॉन्डिंग कितनी हाइट आएगी, तो ऑब्वियसली वाला डेंसिटी है 6 आधा है उसका 13.6 का। तो H1 को मैंने कितना लिखा, H1 था मेरा पास, H1 मुझे पता करना है मरकरी के रिस्पेक्ट में, ये 13.6 है इंटू जी हो जाएगा। H2 मेरे को जो है ना कितना दिया गया है, H2 मुझे दिया गया है 152 और D2 मेरा जो है ना वो है 6.8 इंटू जी, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, तो आपको H1 की जो वैल्यू मिलेगी 76 सेंटीमीटर मिल जाएगी, मतलब 1 ATM जैसा हो जाएगा। सबका हो गया है क्या? ये हो गया तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए इज क्वेश्चन नंबर 4, वाई ए इज नॉट करेक्ट, ओके वाई ए इज नॉट करेक्ट, ओके मैं डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है ए में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो इनिशियल प्रेशर जो है ना यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, इनिशियल प्रेशर कितना निकल के आ रहा है, 1 ATM निकल के आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे हाइट कितनी निकल के आई थी, 76 सेंटीमीटर। तो इनिशियली ये था 10 मिनट के या 100 मिनट के बाद यहाँ पे प्रेशर कितना हो रहा है, 1 ATM ये है, और ये 1 ATM हाइट के लिए ये लिखा हुआ है, तो दोनों मिला के यहाँ पे ये गैस का प्रेशर कितना हो गया, 2 ATM हो गया। ये मैंने देखा था इस क्वेश्चन को, तो मैंने यहाँ पे 2 ATM लिखा था, यहाँ 1 ATM मैंने पहले ही लिख लिया था, है ना, हो गया था, मैं देखा था। तो यहाँ पे क्या होगा इस वाले केस में, इन्होंने कुछ ऐसा किया हुआ है, देख लो कि जो इनिशियल 1 ATM प्रेशर था और फिर रिएक्शन करा दिए तो ये 2x और ये आ जाता है, तो टोटल प्रेशर जो निकल के आएगा वो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इन इस ये वाले जो अननोन है इनको आप ऐड करना तो टोटल प्रेशर आ जाएगा,
तो टोटल प्रेशर कितना आएगा, पी नॉट प्लस 2x आएगा, जो 1 + 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हो गया। तो ये आपको यहाँ पे x की वैल्यू जो है ना 1/2 के बराबर ऐसा कुछ आपको करना है यहाँ पे। तो ये कर लेना सॉल्व। यहाँ से आपको क्या करेगा, x की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, यहाँ से आपको k मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो रिलेशनशिप आपको यहाँ पे बनाई गई है, के बी कैसे लाया गया वो आपको मैं बता देता हूँ। बेसिकली आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि -dA/dt जो होगा वो क्या होगा, वो 2 टाइम्स जो होगा ये 1/2 टाइम्स ऑफ dB/dt के बराबर होगा, और यही r के बराबर होगा। अब जो r है वो किसके बराबर है, r है जो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट था वो, और कॉन्सेंट्रेशन जो भी होगी एक ही वो हो जाएगी। तो यहां से इतना समझ में आता है कि -dA/dt जो होगा, -dA/dt जो होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो KR टाइम्स ऑफ ए की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, और वही dB/dt जो होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, dB/dt जो बनेगा वो 2 टाइम्स ऑफ KR इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो है बेसिकली, ये जो है ना, इसको हम चाहें तो हम इसको, ये किसका जो 2 इंटू KR किसका रेट कांस्टेंट हो जाएगा, ये बी वाले का रेट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बी वाले का रेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से ये जो रिलेशनशिप है उससे ये बनाया गया था, ये रिलेशनशिप बनाया गया। ठीक है, उससे ये वाले से रिलेशनशिप बनाया गया कि जो केबी होगा, ठीक है, जो केबी होगा वो क्या होगा, वो 2 टाइम्स ऑफ KR होगा। जितना जो रिएक्शन रेट कांस्टेंट होगा उसका क्या होगा, ये दुगना हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट की वजह से। तो यहाँ से केबी निकल के आ जाता है ना, केबी निकल के आ जाएगा। ये चीज इस तरीके से बनाई गई थी। ठीक है, तो ये बन जाएगा। इन्होंने क्या बोला गया है कि द रेट कांस्टेंट फॉर अपीयरेंस ऑफ ए, वो नहीं आएगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, डबल निकल के आएगी इसकी, इसलिए ये आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, 75% जो रिएक्शन के लिए कितना समय लगेगा, तो आप यहाँ पे देखो ना, x की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 0.5 निकल के आई है। तो यहाँ पे पहले कितना एटीएम, शुरुआत कितने से किए थे, 1 एटीएम से किया था, उसमें से रिएक्ट कितना किया, 0.5 एटीएम। तो 0.5 एटीएम को रिएक्ट होने, मतलब 50% को रिएक्ट होने में कितना समय लगा, 100 मिनट लगा। ठीक है, तो हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 मिनट। तो 75% रिएक्ट होने में कितना समय लगता है, 2t हाफ। और जो 87.5 के लिए कितना होता है, 3t हाफ। और बाकी जो 90 वाला जो डेटा आता है, 97 वाला नहीं डेटा आता है, वो कितना होता है, वो 4t हाफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लो। तो ये जो k का डाउट है वो यही है, इस कोफिशिएंट पे ध्यान दो। इसका जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा ना a का, वो बेसिकली बी का क्या हो जाएगा, जितने रेट से ए खत्म होगा उसके दुगने रेट से बी बनेगा। बस ये कंसेप्ट है, जितने रेट से ए खत्म होगा उसके डबल रेट से बी बनेगा, ये मेन कंसेप्ट है। उससे के का वैल्यू डायरेक्टली प्रिडिक्टेबल है, सीधा कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये है 4 के लिए है। 5 नंबर क्वेश्चन है, देख लो इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं 5 नंबर में, कैसे करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द केमिसॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड, है ना। तो किस तरीके से आप कर सकते हो, इसने कहा है कि स्पीसीज लाइक हाइड्रोजन है, CH4 है, C2H4 यूजुअली शोज डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन व्हेन केमिसॉर्प्स। ठीक है, तो डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन जो है ना, किस तरीके से होगा, ऑब्वियस सी बात है कि जब ये डिसोसिएट होते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा इनका, जैसे हाइड्रोजनेशन वगैरह करते हो ना, हाइड्रोजनेशन करते हो ना, डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन का मतलब है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन, जो उनका बॉन्ड है ना, वो ब्रेक हो जाएगा, वहां जाके एटॉमिक स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, ये आरकेवी सर के नाम से किसने किसने कर रखा है लॉगिन, हाँ मतलब सर का नाम भी रख लिया, क्यों।
पता नहीं, इतना सारा दिमाग इधर उधर लगाओगे तो कैसे पढ़ोगे यार। ठीक है चलो छोड़ो, बेकार है। H2CH4 यूजली डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन का मतलब है आपने एल्कीन का हाइड्रोजनेशन जो है ना, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन जो है ना, वो क्या किया, एल्कीन का जो हाइड्रोजनेशन है वो पढ़ा होगा ना आपने। वहां पे आप क्या करते हैं, एल्कीन को निकेल सरफेस पर भेजते हैं और जो है ना, और हाइड्रोजन को भी भेजते हैं। तो हाइड्रोजन का होमोलिटिक डिसोसिएशन होता है ना, और वो जाके दोनों सिस पोजीशन पे जाके एक तरफ से लग जाते हैं। तो सिस एडिशन होता है ना, होता है केम उसमें। तो वो जो केमिस ऑप्शन है वो डिसोसिएटिव केमिस ऑप्शन है बेसिकली, है ना। तो वो डिसोसिएटिव कहलाता है। ठीक, ओके इस तरीके से रहेगा। डिसोसिएटिव जो होगा, डिसोसिएटिव का मतलब सीधा सीधा यही है कि अगर जो कंपाउंड है, जैसा उसका नाम है ना, डिसोसिएटिव नॉन डिसोसिएटिव, तो उसी तरीके से होगा। मतलब जो मेटल की वैलेंसीज हैं, जो मेटल की एक्सपोज साइड्स हैं, वहां पे जो एडजॉर्ब होगा वो उस तरीके से डिसोसिएट होकर एडजॉर्ब होगा, दैट बिकम द डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है, ये हो जाएगा। एक मिनट रुकना मुझे, वो एक मिनट आप लोग वेट करो, मुझे क्या दरवाजा खोलने जाना पड़ेगा ना, मैं अभी आ रहा हूँ, है ना, गेट खोलना, अभी आ रहा हूँ। हाँ, सो अगर कोई एडिशन रिएक्शन टाइप का हो रहा है, और दो जैसे आप हाइड्रोजनेशन देखते हैं, इट्स एडिशन रिएक्शन, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, वहां पर आप ये चांसेस हैं कि डिसोसिएटिव हो सकता है। ठीक, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाले में CO है, N2 जो है ना, ये अंडरगोज बोथ डिसोसिएटिव एंड नॉन डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन। तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड की तरह काम में लिया जाता है ना। तो एज ए लिगेंड की तरह अगर काम में लिया जाएगा तो क्या होगा, वो आपको ये बन जाएगा, नॉन डिसोसिएटिव बन जाएगा। और अगर इस तरीके से, जैसे ये ब्रिजिंग भी करता है कभी कभी मेटल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे जब मेटल के साथ ऐसे ब्रिजिंग करेगा तो फिर क्या करेगा, तो ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। मतलब नॉन डिसोसिएटिव का डिसोसिएटिव भी बन जाएगा, इस तरीके से रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन किया था क्या, 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन किया था क्या, डन है ना, ठीक है, हो गया। तो काफी लोगों ने कर लिया वैसे, डाउट है, यस डाउट है, डाउट नहीं हुआ, डाउट है, ठीक है। तो इसमें इसमें बेसिकली ये जो प्लेन है, देखना यहाँ पे वो एक स्ट्रक्चर पड़ा होगा वहां पे, देखो जेल ये था, ठीक है। सो ये बेसिकली इसमें यहाँ पे जो दिया गया था आपको, ये जो प्लेन दिए गए हैं बेसिकली, ये वाले दिए गए, ये इधर वाला, ये वाला और ये वाला, इस तरीके से दिया गया, ये वाला इस तरीके से, ये चारों दिए गए। मतलब ये समझना है, ये वाली सिचुएशन आपको समझ लेनी, जिनको नहीं समझ में आया था उनको ये समझना चाहिए कि ये वाला कौन सा सिचुएशन है। ये वाले हैं जो फेस सेंटर वाले हैं, वो इस तरीके से हैं, ये वाले, ये है, ये वाला फेस सेंटर है, फिर ये वाला फेस सेंटर है, उसके बाद ये वाला फेस सेंटर है, और उसके बाद ये वाला फेस सेंटर है। तो जो जिस रूम में आप बैठे हुए हो ना, उस रूम की जो दीवारें हैं ना, दीवारें, ठीक है, वो रूम की जो दीवारें हैं, वो जो चारों उनके फेस सेंटर आप मिला दो, तो वो तो ये वाले हैं, ठीक है। कॉर्नर, और ये वाला जो होगा ये छत का हो जाएगा, और ये वाला किसका हो जाएगा, ठीक है, ये वाला फर्श का फेस सेंटर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से जो 3 प्लेन को काटा गया है, तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या हुआ है। ये कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4, ये कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4, ये कॉर्नर्स हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ना वो बनाया गया है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा देख लो, अब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको अच्छे से। मेरे ख्याल से क्लास में सभी लोगों को ये पता होगा कि जो ये होता है
एफसीसी क्रिस्टल होता है, एफसीसी क्रिस्टल के बॉडी डायगोनल के अलोंग, एफसीसी क्रिस्टल के बॉडी डायगोनल के परपेंडिकुलर जो है ना ये अरेंज होता है। एफसीसी क्रिस्टल के परपेंडिकुलर जो होता है ये अरेंज होते हैं क्या, ये प्लेन अरेंज होते हैं, है ना। एफसीसी क्रिस्टल के परपेंडिकुलर जो है ना, एफसीसी क्रिस्टल में बॉडी डायगोनल के परपेंडिकुलर प्लेन जो है ना, हेक्सागोनल प्लेन जो है ना वो अरेंज होते हैं इस तरीके से, ये रहेगा। तो जो प्लेन का जो अरेंजमेंट होगा, प्लेन का जो अरेंजमेंट है, दैट अरेंजमेंट जो है ना वो कैसा होता है, वो यहाँ ऐसे होगा। ये आपका ए लेयर होता है, ये वाला, ये ए लेयर होता है। और बी लेयर में आपको बनाता हूँ कैसे बनेगा। ये होगा, ये आपका बी लेयर होता है ना। और उसके बाद जो है ये आपका सी लेयर होता है। और उसके बाद यहाँ पे जो होता है, ये वाला जो एटम होता है, ये वापस से आता है। तो इस तरीके से बॉडी डायगोनल के परपेंडिकुलर आप एक रूम में एक कोने से दूसरे कोने को मिलाकर उस बॉडी डायगोनल के परपेंडिकुलर जो है ना क्या करते हैं, हेक्सागोनल प्लेन को अरेंज करते हैं। इस तरीके से ये है, जैसे ये सिचुएशन है ना, ये वाला जो एटम है ये ए लेयर है। फिर ये आप देखो, मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ इनको यूं करके, ये 6 एटम पकड़े हुए हैं मैंने, देखो ध्यान से, 6 एटम को पकड़ा हुआ है, देखो, ठीक है। तो ये 6 एटम है, ये 6 एटम वही हेक्सागोनल प्लेन बना रहे हैं, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, ऐसे है ना। फिर ये व्हाइट वाले जो एटम है, व्हाइट वाले एटम आप देखो, ये ट्रायंगल बना रहे हैं। देखो व्हाइट वाले एटम भी क्या कर रहे हैं, 6 एटम दिख रहे होंगे आपको। ये वाला एटम हटा के देख लेना, है ना, इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ये 6 एटम आपको दिख रहे होंगे, ये देखो, है ना, इस तरीके से ये 6 एटम है ना। इसी की वो बात कर रहा है, इसी की क्वेश्चन में बात की जा रही है। वो ये कह रहा है ना, क्या कह रहा है, देखो, a hexagonal closed packed plane is comprised of 6 atoms. If atoms 2, 4, 5 are 3 atoms of comprising that closed packed plane, which other 3 atoms are included in the that plane? तो तीन की बात हो रही, 3 व्हाइट एटम को बता पा रहा है, और 3 आपसे पूछ रहा है कि 3 तो मैंने बता दिए हैं, 3 कौन से और होंगे, तो इसका वो जो है ना बता रहा है। तो ये जो हेक्सागोनल प्लेन होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, बॉडी डायगोनल के परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसके बारे में काम करते हैं ना, ये वाले में, है ना। ये जो है इसमें जो 4 5 जो 2 4 5 है ना, उस पर काम कर लेते हैं कि 2 4 5 जो है ना वो कैसे आ सकता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 को रख देते हैं, और यहाँ पर आपको पता है कि 5 क्या है, 5 फेस सेंटर है, तो 5 को यहाँ रख दो, ठीक है। और ये 2 4 5 एक ही लाइन में है, तो यहाँ पे 4 को रख दो, ऐसे करके, ठीक है। अब होगा क्या कि कुछ सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पे जो जो फेस सेंटर होंगे ना, ये वाले फेस सेंटर होंगे, ये वाले, और पीछे वाले फेस सेंटर होंगे, ये क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे, है ना। अगर आप उनके फेस सेंटर छोड़ दो, छत वाले और वो वाले फेस सेंटर को छोड़ दो, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपको क्या क्या नजर आएगा, है ना, फेस डायगोनल पर अरेंज अरेंज है, फेस डायगोनल, है ना, फेस डायगोनल पर अरेंज्ड है। हाँ, ये फेस डायगोनल पर अरेंज है, बिल्कुल, ये वाला, ये जो है ना 2 2 5 और 4, ये फेस डायगोनल पर अरेंज है, बिल्कुल अरेंज्ड है। अब उसके बाद अपने को क्या करना है, ये जो एटम्स है बेसिकली, इसमें मुझे ये चाहिए था कि भाई यहाँ पे जो फेस सेंटर है वो कौन सा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो फेस सेंटर होना चाहिए वो मेरे हिसाब से 7 वाला ले लो आप, ठीक है। और जो बाहर की तरफ जो दिख रहा है फेस सेंटर, ये वाला, यहाँ पे आप 8 को ले लो, ताकि 7 और 8 आपस में कनेक्टेड है, ये 7 और 8 आपस में कनेक्टेड है ना, इस तरीके से ये हो जाएगा, ओके। नाउ अब हम लोग बात करते हैं ये 6 एटम कैसे, और ये वाला कौन सा एटम हो जाएगा इसके बाद 7, ये कॉर्नर वाला, ये मुझे इस लेयर में से चाहिए था कोई, तो मैं इसमें से एक काम करता हूँ, 12 वाले को ले लेता हूँ, ले सकता हूँ ना, क्या दिक्कत है, 12 वाले को, ये तो आप घुमा लो ना, क्या दिक्कत है ना, रोटेट करा लो तो कोई समस्या नहीं, यहाँ पे 12 एटम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये क्या दिख रहा है, मैं पेन चेंज करता हूँ, अरे यार,
तो देखना, ये है कॉर्नर, ये है फेस सेंटर, ये है कॉर्नर, ये है फेस सेंटर, और ये है कॉर्नर, और ये है फेस सेंटर। तो जो 6 जो ये बनते हैं इस तरीके से, देखो ट्रायंगल मैंने अभी बताया था डायग्राम, तो उसमें भी क्या होगा, ये चला गया यार, चलो दोबारा समझाते हैं। तो कहाँ तक हो गया था, फिर से आते हैं वापस, फिर ड्रॉ करते हैं यार। यही है। तो यहाँ पर यहाँ पे अपन ने 2 नंबर लिख लिया था, यहाँ पे 5 लिख लिया था, यहाँ पर हमने 4 लिख लिया था, ठीक है, और इनको आपस में मिला दिया था। ठीक है, सो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा था, यहाँ पे मैंने किसको रख लिया था, यहाँ पे मैंने 7 नंबर लिख लिया था, यहाँ पे मैंने इस वाले प्लेन पे मैंने 8 नंबर लिख लिया था। ये था कॉर्नर, ये था फेस सेंटर, ये था कॉर्नर, 4 नंबर पे कॉर्नर, फिर यहाँ पे 7 नंबर पे फेस सेंटर, यहाँ पे 12 नंबर था ये कॉर्नर, और ये आपका फेस सेंटर। 7th के जस्ट ऊपर में था, 7th के जस्ट ऊपर में आप या जस्ट अपोजिट 9 नंबर है, तो 9 नंबर लिख लो, या 6 नंबर, जो भी लिखना चाहो। और 8 के जस्ट अपोजिट में कौन है, 6 नंबर है, तो यहाँ पे 6 नंबर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 नंबर ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 1 ऑप्शन कहीं मिला नहीं है, तो यहाँ पे इस जगह पे मैं 1 ले रहा हूँ। तो आपका ये वाला प्लेन कंप्लीट हो गया, ये वाला प्लेन जो है ना वो ये है। ठीक है, फर्स्ट प्लेन समझ में आ गया, वो ये वाला है ना। और उसमें जो उसने कहा था ना कि 3 एटम, तो 3 तो मैं बता रहा हूँ आपको, वो कह रहा ना कि 3 तो मैं बता रहा हूँ, 2 4 5 ये तो मैं बता रहा हूँ, है ना, 2 4 5 तो मैं बता रहा हूँ, आप इसके 3 दूसरे एटम बताओ। तो आप कौन से नाम बता सकते हो, देखो जो 2 4 5 तो मैंने रेड पेन से लिखे हैं। अब उस हेक्सागोनल प्लेन में क्या होगा, जो 6 एटम आपको दिख रहे हैं वो कौन से बचे, एक तो 12 नंबर, एक 7 नंबर, और एक 8 नंबर। तो 12 7 और 8 ये वाला आंसर आ जाएगा, ऐसे करके ये कर सकते हो, है ना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद एक प्लेन आपको और बनाना है, कैसा, ये वाला। तो इसमें 3 तो फिक्स हो गया है, ये 3 आ गया, ओके, ये 3 वाला आ गया, आंसर आ चुका है। फिर क्या कर लेना इसके केस में, यहाँ पर 9 आ गया, ये आ गया, इसका यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे 10 ला सकते हैं इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे एक 10 है ना, 10 है, 11 भी आ सकता है, 11 भी यहाँ पे था, ठीक है, ये भी आ सकता है। और 14 जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा 14, इसके प्लेन में आने वाला है। 10 हमने यहाँ रख लिया, अब हमारे पास बचा है 13, तो 13 यहाँ लिख देते हैं, नहीं 13 ही मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, 12 13, और यहाँ पे मुझे 11 लिखना पड़ेगा, 10 11 12 13 ऐसे आ जाएगा। 10 के बाद 11, यहाँ पे एक मिनट चेंज करनी पड़ेगी नंबरिंग, सही नहीं हुई नंबरिंग अभी, रुको। आप यहाँ पे 12 की जगह यहाँ पे 13 कर लो, और यहाँ पे 11 कर लो, यहाँ पे 10 कर लो, ऐसे कर लो, इस तरीके से कर लो। तो ये वाला जो प्लेन है वो ये वाला हो जाएगा, है ना, इस तरीके से मार्क्ड हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो सी प्लेन है, मतलब सी जो प्लेन है, सी जो प्लेन हमारा बन रहा है, उस सी प्लेन में जो 6 एटम है वो कौन कौन से हैं, 3 है, 9 है, 6 एटम नंबर है ना, 13 नंबर है, 14 नंबर है, और 11 नंबर है, इतने अपने सी प्लेन में है।
ठीक है, तो इस सी प्लेन में कोई मैच कर रहा हो, 3 3 7 11, 3 7 11 मैच नहीं कर रहा है, और 6 9 10, 6 9 10 ऑप्शन दे रहे हैं, तो 6 और 9 तो आ रहा है इस प्लेन में, कोई बात नहीं, 6 और 9 तो आ रहा है। 10 ला सकते हैं यार, इसको चेंज कर लेना, इंटरचेंज कर ले तो आ जाएगा। या सुनो, ये इधर इसको रोटेट करा लो तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है भाई, ये चेंज किया जा सकता है ना, जहाँ पे 12 है वहां पे 11 कर लो, और 11 आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये वाला अगर हम रोटेट करा दें, ये नंबर चेंज करा दें, ये नंबर, इसके नंबर अगर बदल दें, इसके नंबर अगर चेंज कर दें तो भी आ जाएगा। ठीक है, 6 9 13, हाँ 6 9 13 वाले भी इस तरीके से, हाँ इस तरीके से ये भी आ सकता था, एक ही प्लेन में आ सकते हैं। ये तो फेस में ये भी आ रहा है यार, 6 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है, फिर तो आंसर ये भी होगा। है ना, फिर तो ऑप्शन ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर हम चेंज करते हैं इसमें तो चेंज गड़बड़ है आंसर, इसका मतलब बिल्कुल साफ, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई समस्या ही नहीं है। ये तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पे ये वाला आंसर आ सकता है, 6 9 13 आ सकता है आंसर, कोई दिक्कत, इसके आंसर तो मल्टीपल चेंज, ये भी आंसर तो ये भी आ जाएगा यार, ये वाला भी आ जाएगा। 3 7 11, 7 कैसे ला सकता हूँ मैं, 7 ला सकता हूँ यार, ये भी आ सकता है। कैसे आ सकता है ना, ये वाला बताऊं, ये वाला आंसर ऐसे आ सकता है कि ये जो 7 नंबर जो है ना, इसको 6 पे पहुंचा दूं क्या, इसको चेंज करा देता हूँ, क्या दिक्कत है, इसको घुमा लेता हूँ ना, यूं ऐसे। ऋतिक कह रहा है कि ट्रायंगल सर कहीं घुमाने ना हो, एज इट इज रखना हो। अगर एज इट इज रखना चाहते हैं, अगर मान लो इसी से जैसी पोजीशन है, जिस सेम पोजीशन पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं, तो सेम पोजीशन पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो 3 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे 12 रख लिया, ठीक है चलो, तो यहाँ पे 11 12, सर आई थिंक वी हैव टू प्लेस सेकंड, एक मिनट रुकना, सेकंड ऑन थर्ड, सेकंड ऑन फर्स्ट, थर्ड ऑन सेकंड। नहीं, अगर ये इंटरचेंज कर लेंगे ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि थर्ड को अगर यहाँ पे चेंज करते हैं, इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, एक मिनट रुको, नंबरिंग।
नहीं, उसने क्या बोला था अपने को, 2 4 5 बोला था ना, तो ये अपने को 2 4 और 5 को लाना था, तो 2 4 5 तो सही पोजीशन पे रखे हुए हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 2 4 5 तो सही पोजीशन पे रखे हुए हैं, इसको अपन कर सकते हैं इसमें चेंज, और यहाँ पे यार ये तो परफेक्ट अरेंजमेंट बना हुआ है। अगर हम इसको एज इट इज रख रहे हैं ना, तो देखो 1 और 10 आमने सामने ऊपर नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे भी 1 और 10 बिल्कुल सही आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर ही आ रहे हैं। यहाँ पे 13 और 4 जो है ना, वो भी एक जैसे ही आ रहा है, 13 और 4 सामने सामने आ रहे हैं, तो सही बना हुआ अरेंजमेंट। 6 9 13 भी करेक्ट हो, वी हैव टू स्विच 10 and 13। इसमें यार कुछ गड़बड़ लग रही है यार मुझे तो, ये मेरे हिसाब से तो इसमें तो अगर हम स्विच करेंगे तो सारे ही आंसर आ जाएंगे, और अगर ये मेरे हिसाब से तो ये परफेक्ट बना हुआ है, अभी जो बनाया मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। 3 और 6 और 9 जो है ना, इस तरीके से रहेगा यहाँ पे। और अगर ये फिक्स्ड है तो फिर इसका आंसर फिर यही आएगा बस, दूसरा आंसर नहीं आएगा फिर। अगर ये लेयर फिक्स्ड है तो इसका आंसर नहीं आएगा, बिकॉज मैंने इस स्ट्रक्चर में नंबर्स डाल के, सब कुछ डाल के देखे हुए हैं, तो फिर आंसर एक ही आ रहा था, 7 7 8 12 ही आएगा, है ना। हाँ, तो 10 ये आ तो रहा है, ये जस्ट ये आपका सी लेयर का पार्ट हो जाएगा 10 नंबर, और ये जो 1 नंबर आ जाएगा इसका पार्ट आ जाएगा। अगर आप स्विच नहीं कर सकते तो ये जो मेरा डायग्राम बना हुआ है ये परफेक्ट बना हुआ है, इसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरी साइड से देखेंगे मतलब, 7 8 12 और 6 9 10। 7 8 12 बिल्कुल, 7 8 12 ठीक है, और 6 9 10, हाँ ये हो सकता है, यहाँ पे अपन कर सकते हैं 6 9 और 10, यहाँ पे मुझे 10 लाना चाहिए ना। 10 लाने का क्या तरीका है, यहाँ पे 10 के बाद 10 नहीं आ रहा ना।
ए को 3 की पोजीशन भी इंटरचेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, आमने सामने आ जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो कोई समस्या नहीं। ए को 3 की कर सकते हो, ये तो हटा सकता हूं मैं, इसको तो हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 3 कर सकते हो, ये तो कोई समस्या नहीं है। बस मेरे को ये है कि अगर यहाँ पे 10 कैसे आ सकता है, ये मैं 12 फिक्स रखा हूँ, यहाँ पे मैं 12 को नहीं हटा सकता वरना बाकी अरेंजमेंट बिगड़ जाएगा। 12 आ गया तो 12 के सामने कौन आ रहा है, 10 के सामने 1 आ गया, ठीक है। तो 2 11 के सामने आएगा, 2 11 के सामने आ जाएगा, और 12 जो है ना 4 के सामने आएगा, 12 को 4 के सामने आना चाहिए, यानी कि यहाँ 12 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ 12 आएगा, 12 को 4 के सामने आना चाहिए, और 3 को 13 के सामने आना चाहिए, यहाँ 13 आएगा, ये आएगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और इसके बाद आप चाहो तो इसमें जो है ना उसके बाद 8 और 6 जो है ना ऊपर नीचे आने चाहिए वर्टिकल पोजीशन पर। ये तो और गड़बड़ हो गया यार, उसके बाद भी पहला प्लेन भी गायब हो गया इससे तो। यहाँ पे 12 ही लिखो यार, ज्यादा बेटर है ना। यहाँ पे 12 लिखो, और ये रहेगा, पता नहीं क्या हो गया अचानक इसमें, अभी तो किया था यार। छोड़ो, है ना, अभी जैसा मैंने पहले बताया था ना उस तरीके से ही कर लो, अभी तो नेक्स्ट उसमें चलते हैं, बाद में बताएंगे ना, नहीं टाइम इसी में खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तरीके से चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, है ना। 7 नंबर पे क्या होगा, 7 नंबर में ये तो हो जाएगा, बहुत आसान है, 0.1 मोलर 50 ओम दे रखा है, ये दे रखा है, सीधा सीधा क्या करोगे, अपने को वो फॉर्मूला लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पे सिंपली, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, x बराबर ये होता है ना के आर, और x की जगह क्या लिख देना, L बाई ए, सेल कांस्टेंट होता है, k इंटू आर, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, L बाई ए 1/r हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से k आ जाएगा, और जब k का वैल्यू निकाल लेना, ये k का वैल्यू निकाला गया है, तो यहाँ से लैम्डा निकाल लेना, 1000 k बाई m से लैम्डा निकल जाएगा, और लैम्डा इन्फिनिटी के लिए क्या करोगे, ये अलजेब्रिक सम लगा लेना यहाँ पे लैम्डा इन्फिनिटी के लिए। यहाँ पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन का आ जाएगा, और 2 टाइम्स ऑफ CH3COO माइनस आयन का आ जाएगा। यहाँ से कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन का आ जाएगा, और 2Cl माइनस आयन का आ जाएगा। यहाँ से H प्लस आयन का आ जाएगा, और Cl माइनस आयन का आ जाएगा, ठीक है। इसको अलजेब्रिकली सॉल्व कर लेना, तो यहाँ से क्या होगा, इन्फिनिटी इसका निकल के आ जाता है। तो अल्फा का फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, के का फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, ठीक है। इस तरीके से रहेगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में
50 ml दे रखा था 1 मोलर, ये किया नहीं, क्या हुआ कि नहीं हुआ? हो गया है। सबका ही हो गया लगभग, है ना? एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये 50 ml 1 मोलर जो है ना, ठीक है, तो 50 ml 1 मोलर सोल्यूशन जो होगा इसमें क्या होगा, Bn प्लस आयन, और ये दे रखा है, ठीक है, चलो इतना दे इन्होंने दिया हुआ है इसको Bn को, फिर आगे रिएक्ट करा रहे हैं। इसमें से दोनों के SRP वैल्यू दिए हैं, माइनस का 0.75 और माइनस का 0.24 दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो आप एक काम कर लेना, एक ऐसा सेल बना लो जो कि वर्किंग हो, मतलब वर्किंग सेल हो, यहाँ पे बेटर रहेगा वर्किंग सेल बनाने के लिए। वर्किंग सेल बनाने के लिए क्या करना, जिसका SRP ज्यादा हो उसको कैथोड पे ले जाना, जिसका SRP ज्यादा हो उसको कैथोड पे ले जाना, ठीक है। और SRP ज्यादा किसका है, जो कि लेस नेगेटिव वैल्यू है, तो लेस नेगेटिव वैल्यू किसकी है, बी की है, तो इसको आप तो कैथोड पे ले जाना, है ना, और इसको एनोड पे ले जाना, इस तरीके से। तो क्या मिल जाएगा आपको, ई नॉट मिल जाएगा, मतलब ई नॉट ऑफ द जो सेल मिलेगा, ई नॉट ऑफ द सेल मिलेगा, वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा SOP ऑफ एनोड प्लस SRP ऑफ कैथोड, ये ले लेना, ठीक है। और कैथोड पे जो जाने वाला है वो कौन सा जाएगा, कैथोड SOP किसका लगेगा, SOP लगेगा इसका 0.75 हो जाएगा, और SRP की वैल्यू हो जाएगी 0.24, इससे तो ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, है ना, इससे तो ई नॉट का वैल्यू आ जाएगा। अब इन्होंने जो ये दिया है ना 500 ml डेटा 1 मोलर जो डेटा दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 500 इंटू 1 करके क्या कर लेना, 500 मिलीमोल कर लेना। तो 500 मिलीमोल को जब 1000 से डिवाइड करोगे तो ये 0.1 मोलर आ जाएगा। अब इन्होंने जो लास्ट में दिया है ना कंसंट्रेशन, ये देखो बहुत कम दिया है ना, कह रहा है कि जो Bn जो बचता है ना, द कहता है एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ Bn पॉजिटिव आयन। तो जो ये जो है बेसिकली ऐसे किया गया था, 0.15 माइनस एक्स और x किया गया था। तो x का जो ये वैल्यू है, ये 0.5 माइनस एक्स जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही 5 इंटू 10 की पावर माइनस 18 आ रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसका मतलब है कि 100% ही रिएक्ट कर गया, बिकॉज बचा हुआ जो ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको आप y मान लो, ये 5 इंटू 10 की पावर माइनस 18 हो जाएगा। तो ये बचा हुआ जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट y टेंस टू 0 है, तो हमने 100% इसको रिएक्ट करा दिया। यहाँ पे देखो, मतलब जो Sn पॉजिटिव आयन जो बनेगा वो 100% रिएक्ट करके 0.5 मोलर ही बन जाएगा, है ना, इस तरीके से ये 0.5 मोलर ही बन जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे बस 100% रिएक्शन कराएगी, ये वाला कंसेप्ट समझ लेना। यहाँ पे रिएक्शन 100% हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पे जो Bn है रिएक्टेंट है वो बचा हुआ बहुत कम है, तो इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन था उसी के बराबर ऑलमोस्ट प्रोडक्ट बना दिया गया है। फिर क्योंकि इन्होंने इक्विलिब्रियम बोला गया था, तो इक्विलिब्रियम बोलने की वजह से इन्होंने क्या किया है, ई सेल को 0 कर दिया है ना, ई सेल 0 हो जाएगा, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम ई सेल 0 होता है, तो यहाँ पे 0 पुट किया गया है। ई नॉट निकालना मैंने आपको बता ही दिया, ये ई नॉट का वैल्यू है, और 0.059 डिवाइड बाई एन करके ये जो प्रोडक्ट होगा Sn डिवाइड बाई ये, तो ये 0.5 डिवाइड बाई ये करना, यहाँ से n का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ऐसे करना है, ठीक है, ये कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया, 9 हो गया आपसे, 9 में डाउट है। 9 में क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे कंपटीशन होगा, जैसे कि दो सब्सटेंस हैं, मान लो ऐसा कुछ है कि एक क्वेश्चन कहीं होना चाहिए एरोजेनेस की सीट में, एक 1 मोलर था ये, और सिल्वर आयन जो है ना वो भी 1 मोलर पड़ा हुआ है ऐसे। अब अपने को पता है कि जो ई नॉट वैल्यू है कॉपर 2 प्लस आयन से कॉपर की, वो 0.34 वोल्ट है, और ई नॉट वैल्यू जो है ना वो Ag प्लस आयन से जो Ag की है वो कितनी है, 0.8 वोल्ट है, इस तरीके से रहेगा, है ना। तो ये रहने वाला है, तो 0.34 वोल्ट और 0.8 वोल्ट जो रहने वाला है इस तरीके, है ना, इस ये रहने वाला है। तो यहाँ पे अब आप क्या होगा, अगर मैं इंडिपेंडेंटली डिस्चार्ज होने की बात करूं तो पहले कौन डिस्चार्ज होगा, अभी बताता हूँ ओवर वोल्टेज के बारे में, है ना। इंडिपेंडेंटली जो डिस्चार्ज होगा वो कौन कौन सा डिस्चार्ज होगा, इंडिपेंडेंटली डिस्चार्ज होगा वो पहले सिल्वर डिस्चार्ज होगा, सिल्वर पहले जाएगा, इसका SRP वैल्यू ज्यादा है, SRP वैल्यू ज्यादा है। तो जैसे जैसे ये खत्म होने लगेगा 1 मोलर वाला, जैसे जैसे खत्म होने लगेगा तो इसका SRP घटने लगता है, घटते घटते जैसे ये 0.8 की वैल्यू 0.34 पे पहुंचेगी, उसके बाद क्या होगा, कॉपर 2 प्लस आयन का रिडक्शन होना चालू हो जाएगा। ये मेन कंसेप्ट होता है
है ना, ये मेन कंसेप्ट है। इस तरीके से ये कंसेप्ट जो है ना इस तरीके से रहता है, ठीक है, इस तरीके आ रहा है समझ में। तो ये आपको ये काम करके देना है इस पे, है ना, ऐसे करके देना है। तो यहाँ पर ये रहेगा, है ना, इस तरीके से रहने वाला है। अभी वैसे ही यहाँ पर हो रहा है कि जब आप एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, तो एक्वस NaCl की जब इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो एनोड पर क्या होता है, एनोड पर तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि Cl- क्या करे, अपने आप को ऑक्सीडाइज करे इस तरीके से, और ई नॉट ऑफ SOP जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो माइनस का 1.36 वोल्ट हो जाएगा, इसका होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाए और वाटर ऑक्सीडाइज होकर ये बना दे 4H+ आयन और 4 इलेक्ट्रॉन। इसका जो ई नॉट ऑफ SOP होता है वो माइनस 1.23 वोल्ट होता है, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि OH आयन का ऑक्सीडेशन हो जाए और OH आयन किस में चला जाए, 2H2O प्लस 2H2O प्लस O2 में चला जाए और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 10⁻⁷ मोलर है कंसंट्रेशन, तो ये वाला काम नहीं होगा क्योंकि काइनेटिकली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी बात करते हैं, रुको डेर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इसमें क्या रहेगा कि यहाँ पे अब ऐसा SOP ये नहीं होगा, तो पहला और दूसरा अगर हम देखें, पहला और दूसरा अगर देखें तो इन दोनों में कौन सा होना चाहिए एनोड पर रिएक्शन, फर्स्ट और सेकंड में कौन सा होना चाहिए, जिसका SOP ज्यादा होगा, है ना, जिसका SOP ज्यादा होगा। SOP ज्यादा किसका है, जिसकी वैल्यू लेस नेगेटिव है। तो लेस नेगेटिव वैल्यू किसकी है, वाटर की है, तो वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, है ना, वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। लॉजिकली तो यही है, थर्मोडायनेमिक्स तो ये कहता है, हाँ, वाटर का होना चाहिए, लेकिन जो वाटर का जो ऑक्सीडेशन होगा वो स्लो होगा काइनेटिकली, और काइनेटिकली फिर कौन फेवरेबल होता है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन फेवरेबल होता है ना। तो अब अगर हम चाहते हैं कि वाटर भी ऑक्सीडाइज हो, बिकॉज वाटर की काइनेटिक्स उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने दे रही है, तो हम क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगा देंगे। तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगाने से क्या होता है कि ये बढ़ जाता है, मतलब जब आप एक्सेसिव या लार्ज पोटेंशियल लगाते हो तो फिर वही रिएक्शन फीजिबल होती है ना। फिर मैंने भी ये पढ़ाया भी था कहीं पे, कब पढ़ाया था किसको, अभी मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा था तो मैंने, यार ये फिर गायब हो गई, क्या हो रहा है यार, शिट। यहाँ लिख रहा है, ये आपको एक स्टेटमेंट दिख रहा है, ऑफन व्हेन ई नॉट वैल्यूज आर जस्ट लार्ज एनफ सो टू सजेस्ट दैट अ रिएक्शन इज थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल, है ना, ठीक है। यहाँ पर जो रहेगा, ऑफन व्हेन ई नॉट वैल्यूज आर जस्ट लार्ज एनफ, तो ये लिख रहा है, ये वाला मैं इसको अंडरलाइन नहीं कर पाऊंगा, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। ऑफन व्हेन ई नॉट वैल्यूज आर जस्ट लार्ज एनफ टू सजेस्ट दैट रिएक्शन इज थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल, ये दिख रहा है आपको, है ना, ठीक है। तो ये जब इस तरीके से रहेगा, अब तो है ही नहीं, गायब हो गया। चलो यही समझा देता हूँ, इसी में समझा देता हूँ। तो मैं यही समझा रहा था आपको यहाँ पे कि जो वाटर का ऑक्सीडेशन होता है वो कैसा होता है, माइनस का 1.23, ठीक है, ये होगा। तो ये जेडी ली का था प्रिंट आउट, है ना, जेडी ली का प्रिंट आउट है, उस वहां से देख लेना। इसमें से एक चीज और नोट कर लो आप लोग, और वो, यार ये तो गड़बड़ कर रहा है आज, पता है सब गायब ना हो जाए मेरा इसका डेटा।
इसका ये डेटा बहुत अच्छा दे रखा है, आप इसको नोट कर सकते हो, वाटर के रिडक्शन का जो डेटा है। और मेरे ख्याल से पेज नंबर 17 दे रखा है मेरे पास, ये देख लो। ये जेडीली जो पुरानी वाली है उससे लिया था ये क्वेश्चन, है ना, वहां से लिया था, तो ये भी आपके काम आएगा। हाँ वो तो क्या, पूरे दिन क्लासेस ही चलती रहती है ना कुछ, बहुत सारा डेटा हो गया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ही अब। आज यार मजा नहीं आ रहा डिस्कशन करने में, बेकार ही लग रहा है। तो मैं बस यही बता रहा था कि जो ओवर वोल्टेज का जो कॉन्सेप्ट था उसमें यही था कि हाँ, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल जब लगाएंगे, है ना, ठीक है। हाँ यार मुझे भी नहीं आ रहा है, मतलब जो है ना, आप तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। यहाँ पर यहाँ पे क्या होगा, NaCl का जो दे रखा है ओवर, ये क्वेश्चन कर लो, है ना। और ये वाटर का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन दिख रहा है आप लोगों को, इसमें इन्होंने EOP लिखा हुआ है, क्योंकि NaCl का सोल्यूशन न्यूट्रल होता है तो पीएच की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, 10⁻⁷ मोलर आएगा। उसको यहाँ रखा गया है, इस जगह पे रखा गया है, और ये वाटर का पोटेंशियल यहाँ पे लिया जाएगा। और उसके बाद सेम रिएक्शन किसके लिए की गई है, Cl के लिए की गई है, ठीक है। अब दोनों की जो पोटेंशियल, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन के लिए दोनों के पोटेंशियल क्या किए गए हैं, बराबर किए गए हैं। ये है मतलब, जब आपको ठीक है, जब आपको क्या होगा, ये रहेगा, जब ये रहता है आपको, आपके पास कि मतलब मैंने बोला था ना आपको कि Cl वाले के लिए कितना था वैल्यू, माइनस का 1.36 वोल्ट था, और H2O का लिए कितना था, माइनस का 1.23 वोल्ट। तो वाटर कहता है कि वाटर के थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल होना चाहिए था, लेकिन वाटर को अगर हमें ऑक्सीडाइज कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वोल्टेज लगाना पड़ेगा। और वो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होता है वो क्या होता है, वो उसका ओवर वोल्टेज होता है ना, वही उसको ओवर वोल्टेज कहते हैं। और उसको यहाँ पे इस तरीके से कि हमने पहले वाटर के देख लिया कि वाटर, इस कंडीशन में वाटर का कितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और क्लोरीन का ऑक्सीजन पोटेंशियल देख लिया, दोनों के इक्वल कर लिया, दोनों के इक्वल मतलब, तो लिमिटिंग वैल्यू जो है ना Cl माइनस आयन की आ जाएगी। जो Cl माइनस आयन का जो वैल्यू, जितने मोल्स आएंगे उतने ही NaCl के भी आएंगे, ऐसे कर लेना, ठीक है यहाँ पर, ओके। OH आयन का रिएक्शन क्यों नहीं हुआ था, OH आयन 10⁻⁷ मोल पर लीटर था। OH आयन का रिएक्शन 10⁻⁷ मोल पर लीटर था वाटर उसके अंदर, है ना। इसमें OH आयन का जो था NaCl सोल्यूशन में, वो क्या होगा, वो 7 था। OH आयन कंसंट्रेशन जो होगा वो क्या होगा, 10⁻⁷ मोलर हो जाएगा, ठीक। ये जो वैल्यूज दी गई है ना, ये वाली जो वैल्यूज दे रखी है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज दे रखी है आपको, ये आपको यहाँ पे रखनी पड़ेंगी ना, जब आप ऐसे लिखोगे ना, E ऑफ OP इक्वल टू E नॉट ऑफ SOP माइनस 0.059, जब नट्स इक्वेशन लगाओगे ना, तो इस प्लेस पर जो है ना, ये आपको रखना पड़ेगा, इसके लिए दे रखी है, ठीक है, इसलिए दे रखी है। PS7 नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन NaCl का सोल्यूशन तो PS7 रखता है ना। H2O की वैल्यू तो याद करने की जरूरत नहीं है ना।
नहीं, ये जो है ना बेसिकली यहाँ पे जो ई नॉट का वैल्यू, जो ये वाला वैल्यू लिखा हुआ है 0.059 माइनस का, अरे यार इन्होंने एक्चुअली ये वाला जो वैल्यू है ना, ये ओवर वोल्टेज है, ये वाला ब्रैकेट जो है ना, इतना वाला जो ब्रैकेट है ये ओवर वोल्टेज है। जितना होना चाहिए था इतना होगा, और इन्होंने कितना लगा रखा है उसका जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से, ये ओवर वोल्टेज है। ये जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस है, वाटर कितना होता है, वाटर का 0.81 वोल्ट दे रख ये है, ठीक है, इतना होना चाहिए, उसका जो डिफरेंस है वो ओवर वोल्टेज लिया गया है, वो आपको यहाँ पे पुट किया गया है, ई नॉट की जगह पे पुट किया गया है। जो डिफरेंस अमाउंट है ना वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल है, वो वाला आपको यहाँ पे पुट करना है, एक्स्ट्रा पोटेंशियल पुट करना है, उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है भाई। आज तो मैं यही छोड़ रहा हूँ तुम लोगों को, है ना, नेक्स्ट मैं संडे को क्लास लगा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि इस वीक में बहुत ज्यादा वर्कलोड था, हो नहीं रहा मेरे से डिस्कशन, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, संडे को क्लास लगा देंगे, ठीक है, वो कर लेना आप लोग, थोड़ा सा क्लासेस कम कराऊं पहले तो, है ना, पूरे टाइम क्लासेस ही लेता रहता हूँ, कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। मॉर्निंग में टेस्ट है, टेस्ट दे देना, क्या दिक्कत है, परेशान मत हो, है ना, कर देंगे आपको, टेस्ट तो दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। आज इतनी रखेंगे, आज की क्लास नहीं लेंगे ना, इतना ही ठीक है, काफी है।